पर्वतपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे और दोनों ही अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन बड़ा भाई सूरज छोटे भाई मनीष से बहुत जलता था। हमेशा वो पूरी जमीन और खेत हड़पने की फिराक में रहता था। सूरज अपनी पत्नी कोयल और मनीष अपनी पत्नी खुशबू के साथ अपने अपने घरों में रहा करते थे। घर तो एक था, लेकिन वहाँ एकता बिल्कुल नहीं थी। दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते। मनीष अपनी पत्नी खुशबू के साथ खेत पर जा रहा था। तब वहाँ पर सूरज अपनी पत्नी के साथ आकर बोला, सुना है हमारी फसल इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। हमारे खेतों में इस बार सोना उगला है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है और दूसरों की फसल को देखकर लगता है कि उनके घर एक दाना भी नहीं आएगा। लगता है जेठ जी के खेतों की फसल इस बार बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए इतना बोलबाला कर रहे हैं। सूरज और कोयल की बात सुनकर मनीष और खुशबू दोनों निराश होकर खेत पर जाने लगते हैं। हमारी फसल भी कम नहीं हुई है। हम अगली फसल के लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर देंगे। इस बार हम महंगे वाले खाद मंगवा लेंगे और मैं भी आपके साथ खेत में हाथ बटाऊंगी। दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन मंडी में फसल का दाम लगने वाला था। कई किसान वहाँ पर अपने फसल के साथ आए थे। सूरज और कोयल भी वहाँ पर आए थे। तुम्हारे फसल है ही कितने? इन फसलों को तो मुझे ही बेच सकती हो। इसका भाव तो मैं ही लगा देती हूँ। दीदी, आपका नाम ही सिर्फ कोयल है, लेकिन बातें आपकी पूरी कठोर है। हमारा जो भी हिसाब होगा उसे हम देख लेंगे। इतना सुनते ही कोयल वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है और खुशबू अपने फसलों का भाव ताव करने लगती है। आइए खुशबू बहन, इस बार का आपका फसल कैसा गया? दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बताऊं भैया जी, इस बार फसल तो अच्छे हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं। चने की खेती कहाँ आजकल कोई करता है। चने की खेती कम करने की वजह से ही चने आजकल बहुत महंगे बिक रहे हैं। खुशबू अपने चने के फसल लेकर मंडी पर भाव कर ही रही होती है कि कोयल के चावल के फसलों का दाम लग जाता है। चावल के दाम को देखकर कोयल और सूरज निराश हो जाते हैं। वहीं मनीष और खुशबू चने के फसलों के दाम से खुश रहते हैं। मैंने तुमसे कहा था इस बार हम भी चने का फसल कर लेते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अब देखो, हमसे ज्यादा मनीष को चने का दाम मिल गया। अरे, तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? हम भी अगली बार चने की फसल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सूरज और कोयल दोनों चने की खेती तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ मनीष और खुशबू भी चने की फसल की तैयारी में लग जाते हैं। अजी सुनती हो, इस बार हमें अच्छी तैयारी करनी है। इस बार भी हम चने के फसल उगाएंगे। समय बीत रहा था। सूरज महंगे महंगे खाद लेकर अपने चने की फसल पर डालता है और उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। हमें हमारे खेत के चारों तरफ कांटे और तार लगाने पड़ेंगे, वरना हमारे खेत में जानवर आ जाएंगे और हमारी फसल को इससे नुकसान हो सकता है। नहीं जी, पहले से ही हमारे फसलों में इस बार बहुत पैसे खर्च हो गए हैं और अब हम और खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जानवर ही अगर हमारे फसल खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके भाई मनीष ने तो कांटे या तार नहीं लगाया है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? मनीष भी अपने खेतों की रखवाली बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। हर रात वो अपने खेत के पास ही खटिया डालकर सोया करता। इस बार मैं अपने खेतों की ज्यादा रखवाली करूंगा। इस चने की खेती से ही मैं अपने पूरे साल का घर चला लूंगा। हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी जी। हम और मेहनत करेंगे और फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। जब सूरज ने मनीष के चने की खेती देखी तो वो हक्का बक्का रह गया। मनीष की खेती में चने की फसल बहुत उपजाऊ और सोने जैसी चमक रही थी। सारी चीजें देखकर वो अपनी पत्नी कोयल के पास गया और उसे सारी बातें बताई। मैंने आज मनीष के चने की खेती देखी। हमारे खेत से 10 गुना ज्यादा उसके खेतों में फसल नजर आ रही है। ये कैसे संभव है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
ना महंगे खाद, ना कोई पहरेदारी, फिर भी इतने अच्छे फसल कैसे? मुझे और कोई ताने नहीं सुनने उस खुशबू के। आपको कुछ करना होगा जी। रुको, मैं इसका इलाज जानता हूँ। एक तांत्रिक है, वही इसका कोई उपाय बता पाएंगे। अब समझ लो उस मनीष का अंत समय आ गया है। सूरज और कोयल दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछते हैं। बगड़ बोल बच्चे, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। मैं तुझे एक दवा देता हूँ। इस चीज को जाकर अपने भाई के फसल पर डाल देना। फसल पूरे लोहे का हो जाएगा। तांत्रिक ने सूरज को एक दवा दी, जिसे मनीष की फसल में डालने के लिए कहा। जी, हम ऐसा ही करेंगे। और रात होते ही सूरज मनीष के खेतों में जाकर सारी फसलों में वो दवाई डाल देता है। सुबह होते ही जब मनीष की नींद खुलती है तो वो फसल देखकर हैरान हो जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे फसल लोहे की हो गई। मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान किसी का? मैं कहां से अपना घर चलाऊंगा? खुशबू कहाँ हो तुम? ये देखो, हमारे फसलों को क्या हो गया? मनीष की आवाज सुनकर वहाँ पर खुशबू और पूरा गांव आ जाता है, साथ ही सूरज और कोयल भी। लेकिन ये सब कैसे हो गया? कल रात तक तो हमारे फसल बहुत अच्छे थे, मैंने खुद ही देखा था। और अब हम क्या करेंगे? लोहे के चने की खेती देखकर सूरज और कोयल बहुत खुश हुए और कहने लगे, कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम कुछ दिन हमारे घर से चने लेकर बनाना और खा लेना। अब क्या कर सकते हैं खुशबू बहन, अब रोना बंद कर दो और हमारे घर पे आके चने खा लेना। मैं रो कहाँ रही हूँ? भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम लोगों के घर नहीं आने वाले। तुम लोग उसकी चिंता मत करो। दोनों परिवार का झगड़ा देखकर सरपंच जी हंसते हुए आए और बोले, अरे मनीष बेटा, इसमें रोने की क्या बात? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन कैसे? हमारे फसल अब कौन खरीदेगा? तुम ये सोचो, चने की तुम्हें सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते, अब तो तुम्हारे फसल में लोहे के चने हैं और इस समय बाजार में लोहे का बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। तुम बहुत अमीर बन जाओगे अगर ये तुमने बेच दिए तो। जी सच? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे लोहे के फसल को खरीद ले? मैं उन्हें जानता हूँ, तुम घबराओ मत, बल्कि खुश रहो। जिसे पछताना है वो पछताएगा। सरपंच के कहने पर मनीष ने अपने लोहे के चने की फसल बेच दी और बड़े शान से रहने लगा। दूसरी तरफ कोयल और सूरज के चने मंडी में बहुत ही कम भाव में बिके। उन्हें उनका सबक मिल गया। मनीष और खुशबू ने बड़े मकान भी बनवा लिए और वहीं खुशी खुशी रहने लगे। हस्तिनापुर नाम का एक गांव था। वहां संजय और अर्चना अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। संजय हमेशा मेहनत और लगन से काम करता और अर्चना एक साधारण और घरेलू किस्म की महिला थी जो संजय के हर काम में उनका हाथ बटाती थी। हस्तिनापुर में संजय की कुछ जमीनें थी और संजय के भोलेपन से जमींदार उसका खूब फायदा उठाते। वो लोग अपने सारे खेतों में उससे ही हल चलवाकर खेती करवा लेते और पैसे भी नहीं देते। संजय इतना भोला था, हर व्यक्ति उससे अपना काम निकलवा लेता और संजय बेवकूफी के कारण हमेशा पछतावे में रहता और इसी बात का फायदा उठाकर उस गांव के जमींदार संजय की जमीन को हथियाना चाहते थे। आप अभी घर आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने खाना लगा दिया है। अरे भाग्यवान, पता है रास्ते में मैंने एक आदमी की मदद की। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने उसे अपने पास रखे 500 रुपये दे दिए। ऐसा आपने क्यों किया? मैंने आपको 1000 बार मना किया है कि किसी के बहकावे में मत आया कीजिए। अरे भाग्यवान, ऐसा नहीं है। उसने मुझे कहा कि रात भर से उसने कुछ नहीं खाया है, इस वजह से मैंने उसे अपने पैसे दे दिए। अब वो उससे कुछ भी खा सकता है।
संजय और अर्चना अभी झगड़ ही रहे थे कि उन्हें वो भिखारी अच्छे कपड़े पहने और अच्छी गाड़ी में बैठे नजर आता है। ये देखो, ये वही है। देखा, इसने अपने लिए बस अच्छे कपड़े लिए हैं। बुद्धू कहीं के, उसके पास पहले से ही अच्छे कपड़े और गाड़ी थी। देखिए कैसे इतरा कर जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि भलाई का जमाना नहीं है, फिर भी आप पैसे लुटा कर आ गए। संजय उस भिखारी को देखकर उससे लड़ने जाता है, लेकिन भिखारी संजय को अपनी तरफ आता देखकर सारी बातें समझ जाता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जमींदार ने आधे गांव के खेत हड़प लिए थे और वो चाहता था कि सारा गांव उसके इशारों पर ही चले और सारे गांव वाले अपनी जमीनें उसे दे दे। वहीं संजय घर के लिए राशन लाने जा रहा था। मालिक देखिए, संजय जा रहा है। इसने अब तक अपनी खेत आपके नाम नहीं की है। सुना है इसकी पत्नी अर्चना भी गांव से बाहर है। ये आज हमें खाली हाथ मिला है। तुम जाकर इसकी जमीन के कागजात लेकर आओ और मजा देखो। जमींदार की बात सुनकर उनका नौकर घर जाता है और सारे जमीन के कागजात उन्हें लाकर दे देता है। अरे किस तरफ चल दिए संजय? आओ, ये देखो, सरकार ने हमें हमारे खेतों के लिए कुछ खाद और दूसरी सामग्री दी है। इस कागज पर दस्तखत कर दो और तुरंत खाद और बाकी की सामग्री लेकर जाओ। खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे। क्या करूंगा जमींदार साहब, हम खेती साल में एक बार करते हैं और वो समय भी नहीं है, इसलिए तो मैं राशन लेने जा रहा हूँ। संजय भैया, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, ये तुम्हारे खेत में साल भर फसल पैदा करेगी। बस इस कागजात पर दस्तखत कर दो। सच्ची? अगर ऐसा है तो एक दस्तखत में क्या हर्ज, लो अभी करे देता हूँ। जमींदार और उसके नौकर के बहकावे में आकर संजय ने उन कागजात पर दस्तखत कर दिया। उसी शाम जब अर्चना घर जाती है, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, किसी ने कोई तोहफा दिया है क्या? जमींदार साहब ने हमें खाद और कई सारी उपजाऊ सामग्री देने का वादा किया है और बदले में बस कुछ दस्तखत करने के लिए कहा। सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है। अर्चना संजय की बातें सुनकर समझ जाती है कि जरूर जमींदार ने उससे घर के कागजात साइन करवा लिए हैं। जैसे ही अर्चना ने ये बात सुनी, वो क्रोध में आकर सरपंच के घर चली गई और सरपंच के घर के आंगन में वो झगड़ने लगी। उतने में ही वहाँ यमराज आ गए और एक जोरदार बिजली गिरा दिया और उनके प्राणों को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए। सारे घबरा जाते हैं, लेकिन यमराज को देखकर जमींदार और अर्चना समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्वागत है यमलोक में, तुम सबका स्वागत है। यहाँ न्याय होगा, हम करेंगे इंसाफ। अरे भाग्यवान, हम कहाँ आ गए हैं? ये जरूर किसी फिल्म का सेट है। फिल्म का सेट नहीं, ये असली के यमराज हैं और लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक साथ सब, ये कैसे? कौन सी विपदा आ गई? सबसे पहले आप सब एकत्रित होकर खड़े हो जाइए। एक तरफ जमींदार और उसका नौकर, एक तरफ संजय और अर्चना। तुम सबको यहाँ पर दावत के लिए बुलाया गया है। अरे दावत का कोई ये समय है? हमें वापस धरती लोक छोड़ दीजिए, नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, सही कहा मालिक ने। इतनी जल्दी भी क्या है, सबका परिणाम तो मिलने दो। दावत खाकर शीघ्र ही पृथ्वी लोक चले जाना। कैसी दावत, और हम सबको ही क्यों? तुम सभी तो परेशान थे जमींदार के जमीन लूटने से, उसी का इंसाफ होने वाला है। आओ देखो। यमराज ने उन्हें उनकी सच्चाई दिखाया कि कैसे संजय ने बेवकूफी से जमींदार के बहकावे में जमीन दे दी और कैसे छल कपट से जमींदार ने संजय को बेवकूफ बनाया। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है और जो दावत होगी इसी सच्चाई पर निर्भर होगी। जो मन का जितना साफ होगा
उसे उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा। जिसके मन में छल कपट होगा वो पछताएगा। मजा आएगा। मेरा मन पूरा साफ है। एक आध चीजें मैंने गलत की हैं, बाकी मैं इतना साफ हूँ कि सफेद कपड़ों में भी नहीं दिखता। जी हाँ मालिक, आपकी तो बात ही कुछ और है। आप चिंता ना करिए जी, सब अच्छा हो जाएगा। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। यमराज के आदेश को सुनकर वहाँ पर सबके लिए थाली और कपड़ों से ढका हुआ बर्तन लग जाता है। जिसका मन साफ होगा उसे अच्छा, और जिसके मन में पाप होगा उसे उसी हिसाब से खाना मिलेगा। अरे आखिरकार यमराज के घर दावत है। यमराज के इतना कहते ही जमींदार ने अपने पास रखा हुआ खाने से कपड़ा हटाया और देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बासी खाने रखे हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। और वहीं अर्चना और संजय के पास बहुत सारे पकवान रखे हुए थे जिनमें मिठाइयाँ भी थी। जिसे जो मिला है उसे वो पूरा खाना ही होगा, और अगर वो नहीं खाएगा उसके प्राण ले लिए जाएंगे और वापस पृथ्वी लोक जाने का मौका नहीं मिलेगा उसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जाकर सबसे पहले सबके जमीन वापस कर दूंगा। किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। संजय और अर्चना की नहीं, तुम्हें जाकर सब कुछ पहले जैसा करना है। कमजोर की इज्जत और आदर करना है, वरना तुम्हें मेरे द्वारा यहाँ बुला लिया जाएगा हमेशा के लिए। उससे पहले तुम्हें ये दावत खानी है, यही तुम्हारी सजा है। यमराज की बात सुनकर जमींदार और उसका नौकर प्रायश्चित करने लगा। यमराज के कहते ही जमींदार उस बेकार से खाने को खाने लगता है। संजय और अर्चना अपना अपना पकवान खूब मजे से खा रहे होते हैं। उनके साथ न्याय करके यमराज उन्हें फिर से पृथ्वी पर भेज देते हैं। संजय और अर्चना खुशी खुशी अपना जीवन हस्तिनापुर में बिताने लगते हैं और वहीं जमींदार लोगों को ठगना बंद कर देता है। मुंबई की एक चाल में सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे अभी अभी वहाँ भयंकर तूफान हो गुजरा हो। एक कोने में सुनीता अपने दुधमुहे गुड्डे को सीने से चिपकाए सिसकियां भर रही है। उसका पति मदन नशे में धुत जमीन पर ही पड़ा बड़बड़ा रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, देर से आऊंगा तो खाना भी नहीं देगी। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए बच्चे को पैदा हुए, थोड़ा तो संभल जाने देते। तूने फिर मुंह से जहर उगला तो। उसको पीटने के लिए उठा पर एक ओर को लुढ़क गया। चल गुड्डू, बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुनीता गुड्डू को गोद में उठाए कुछ सामान रखती है और गठरी सिर पर रख के गुड्डू को सीने से चिपकाए घर से निकल जाती है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? कुछ खाने को दे दे, जो है वही दे दे। पूरे घर में घूमता है पर सुनीता को ना पाकर कहाँ चली गई? कहीं नाराज होकर घर तो नहीं छोड़ गई? मैं भी तो नशे में पागल हो गया था, क्या जरूरत थी उस दुखिया पर हाथ उठाने की। वो घर में कुछ खाने को ढूंढने लगता है। रसोई में 4-5 रोटियां हैं और तरकारी देखकर भर पेट खाकर घर से निकल जाता है, पर सुनीता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। वो निराश होकर घर आ जाता है। घर तो छोड़ दिया, अब जाऊंगी कहाँ? रात के अंधेरे में भटकने से तो अच्छा है घर ही चली जाती हूँ, तब तक भोर भी हो जाएगी। घर पहुंची तो देखा उसके घर के बाहर एक खूबसूरत पालना रखा हुआ था। ये पालना तो बहुत सुंदर है, मेरा गुड्डू इसमें आराम से सो सकता है। ये सोचकर वो घर में गई और गुड्डू को चटाई पर लिटाकर जल्दी से बाहर से पालना खींचकर अंदर ले आई। तभी मदन उठ गया और सुनीता को देखते ही, सुनीता, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू दिखाई नहीं पड़ी। सोचा तो यही था कि लात मुक्के खाने से अच्छा है अपनी और गुड्डू की जान ही ले लूं, पर मासूम गुड्डू का चेहरा देखकर मन पिघल गया। अरे पगली, तू क्यों गई? मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ा ही किया था। वो तो कल किसी के घर बेटा हुआ था, इसीलिए उसने थोड़ी बहुत पिला दिया था। क्या सारे मर्द अपने बीवियों को तुम्हारी तरह ही पीटते हैं? तुमने ये भी नहीं सोचा कि अभी 1 हफ्ते पहले ही गुड्डू पैदा हुआ है। मैं रोज थोड़ी ना पीता हूँ। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे। ले, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दे, अब कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा छोड़ो,
मैं गुड्डू को सुलाकर खाना बनाती हूँ। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज काम पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जरा ये पालना ठीक जगह पर रखवा दो। ये कहाँ से लाई? इतना खूबसूरत पालना? पता नहीं, घर के बाहर ही पड़ा था, मैं उठा लाई। दोनों मिलकर पालने को कोठरी के कोने में रख देते हैं। सुनीता उस पर अपनी पुरानी साड़ी कई तह कर बिछा देती है और गुड्डू को पालने में सुला देती है और गुड्डू से कहती है, हमारे नसीब में तो एक खाट भी नहीं है और ये अमीर बच्चों की तरह पालने में सोए हैं। तभी अचानक उनके घर में आवाज होती है और एक पलंग बिछ जाती है। अरे ये कहाँ से आ गया? इस पर तो कितना आरामदेह गद्दा और तकिया भी है। बैठ के देख कितना नरम है। इतने छोटे से घर में पलंग के बाद तो कोई जगह ही नहीं बची। बड़ा सा घर होता तो कितना अच्छा होता। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो और तीव्र रोशनी हुई। उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया। सुन, तू रात भर कोई जादू वादू सीख रही थी क्या? अरे मैं तो सारी रात भटक रही थी। मुझे लग रहा है कहीं ये पालना कोई जादू तो नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अगर पालना जादुई है तब तो हमारे पास भी बहुत सारा धन और दौलत हो जाना चाहिए। अरे अरे, ये क्या? इतने रुपए कहाँ से आ गए? ये देख, गुड्डू के पाले में तो नोटों की गड्डियां ही गड्डियां बिखरी हैं। नोट देखकर सुनीता कहती है, अरे बाप रे, हम तो अमीर हो गए। अब तो मुझे कोई मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। इन पैसों से अपनी एक सीमेंट और ईंटों की दुकान खोल लेंगे। दुकान खूब चल निकली। सुनीता के मुंह से कुछ निकलते ही पालना उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक दिन मदन घर से सारी रात गायब रहता है। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। देख सुनीता, कुछ कहना मत, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आज पुराने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बैठा लिया था। मेरे मना करने पर भी वो लोग कह रहे थे कि अब तो मदन बड़ा आदमी बन गया, हमारे पास क्यों बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर भी सब लोग नहीं माने। मदन, मैं तुम्हारी इन दलीलों से पहले भी तंग आ गई थी। तुम उन लोगों को पैसे देकर छुटकारा पा सकते थे। तुम्हारा वहाँ सारी रात बैठना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़, मैं नहा धोकर आता हूँ, कुछ नाश्ता दे दे। गुड्डू को सुला कर आती हूँ, तभी तो नाश्ता बनाऊंगी। मदन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने झूले के ऊपर एक लात मारते हुए कहा, ले, इसी के बूते पर तू ज्यादा जबान चला रही है ना, अभी इसको बाहर निकाल फेंकता हूँ। मदन की लाख कोशिशों के बावजूद पालना अपनी जगह से टस से मस न हुआ। थककर चिल्लाते हुए वो कहता है, आज तो तेरी खैर नहीं, बहुत चपड़ चपड़ करने लगी है। अचानक उसके हाथों को झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ मरोड़ दिए और दर्द से वो छटपटा उठा। सुनीता, इसको बोल मेरा हाथ छोड़ दे। मैं समझ गया, ये पालना तुझे मुझ जैसे नीच इंसान से बचाने ही आया है। मैं मर जाऊंगा, बस एक बार माफ कर दे। मैं क्या करूं? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे ना। सुनीता, माफ कर दे, तुझे गुड्डू की सौगंध, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मदन, ये आखिरी बार है, कह देती हूँ। पालना, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, छोड़ दो इसे। मदन का हाथ छूट गया था। उसके बाद मदन एकदम शांत होकर लेट गया। उस दिन के बाद से मदन का सारा गुस्सा और नशा दोनों ही खत्म हो गया था। अब वो सीधे घर आने लगा, गुड्डू और सुनीता के साथ समय देने लगा। सब खुश थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। मदन के बगल में ही गजोधर की सीमेंट की दुकान थी। पहले उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन जब से मदन ने दुकान खोली तब से उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता। एक दिन गजोधर कहता है, मदन, तुम यहाँ से अपनी दुकान हटा लो, वरना मैं तुम्हारी दुकान में आग लगवा दूंगा। क्यों हटाऊं? मैंने इस दुकान में पैसे लगाए हैं। ठीक है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे। वो धमकी देकर चला गया। मदन जब दुकान बंद करके वापस आया तो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मदन ने सुनीता को सारी बात बताई। गजोधर उसके पीछे पीछे आकर उसकी खिड़की के पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अगर सचमुच उसने गुस्से में आकर आग लगा दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कितना पैसा लगाकर दुकान बनाई थी। तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत नहीं है उस गजोधर से डरने की। हमारा जादुई पालना है ना, वो कुछ नहीं होने देगा। ये औरत किसी जादुई पालने की बात कर रही है, जरा देखूं तो सही। वो पंजों के बल खड़ा होकर उसके घर में झांकता है तो एक खूबसूरत पालना देखकर वो हैरान हो जाता है। वहीं से वापस आ जाता है, लेकिन वो पालना उसकी आंखों में बस चुका था। दूसरे ही दिन
वो मदन की दुकान पर जाकर, अब तक तो तुमने दुकान बंद करने के बारे में सोच लिया होगा। मैं दुकान नहीं बंद कर सकता, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, फिर मुझे कुछ मत कहना। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। फटाफट उसके घर किसी व्यक्ति को भेज दिया। उस व्यक्ति ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। आपकी दुकान में आग लग गई है, जल्दी चलो। अब आएगा मजा। चलो जल्दी से इसके घर से वो पालना निकाल लो। उसने पालना निकालकर अपनी गाड़ी में रखवा दिया और घर आकर एक कोने में रख दिया। फिर दुकान पर पहुंच गया। सुनीता जब दुकान पर गई तो वहाँ सब कुछ ठीक था। मदन उसको देखते ही, अरे तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है शायद। उसने मदन को सारी बातें बताई और उल्टे पैर वापस घर पहुंची तो पालना गायब हो गया था। सुनीता सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। गजोधर जब दुकान बंद करके घर पहुंचा तो पालने से, ए जादुई पालने, दिखा अपना जादू, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। तभी पालने से एक मोटा डंडा निकलकर गजोधर की धुनाई करने लगता है। गजोधर चिल्ला रहा था लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई ना पड़ी। जब मार खाकर वो अधमरा होकर गिर पड़ा तब पालना अपने आप चलते चलते सुनीता के घर के भीतर पहुंच गया। अरे गुड्डू का जादुई पालना आ गया, कहाँ चले गए थे तुम? मैं समझ गई थी कि तुम्हें कोई उठा ले गया। उसने गुड्डू को पालने में सुला दिया। मदन आया तो वो कहती है, तुम्हें पता है मैं घर आई तो पालना कोई उठा ले गया था लेकिन ये अपने आप ही वापस आ गया। मदन की दुकान पर गजोधर का एक नौकर जो कभी कभी उसके पास आ जाता था, उसने आकर बताया, मदन भैया, बड़े आश्चर्य की बात है, गजोदर भैया कोई पालना खरीद कर लाए थे। उससे कुछ बोले तभी पालने से एक डंडा निकला और उनकी धुनाई कर दी। वो अस्पताल में पड़े हैं। मदन घर वापस आया तो उसने कहा, मैं जानता हूँ, वो पालना गजोदर ही लेकर गया था। वो अस्पताल में पड़ा है। चलो हमें हमारा जादुई पालना मिल गया, हमारे लिए यही बहुत है। उसने जैसा किया उसका फल उसको मिल गया। एक दिन की बात है, भरे बाजार में दो लड़के जादू का खेल दिखा रहे थे। कभी वो टोपी से खरगोश निकालते तो कभी कान से रुमाल। उनका ये जादू देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। देखो देखो देखो, कैसे ये तोता रंग बदलता है। लोग अपनी नजरें तोते पे टिकाए हुए थे और वहाँ दूसरे लड़के ने अपने हाथ की सफाई से एक औरत की चेन मार ली। जैसे ही तोते ने रंग बदला, सभी दर्शक खुशी से तालियां बजाने लगे। देखो देखो देखो, ये ताश की गड्डी है। मैं चाहे इन्हें जैसे भी पलटूं, पर इसमें से सिर्फ इक्के ही बाहर निकलेंगे। तभी भीड़ को देखकर मालती और मेघा भी वहाँ पहुँच गई। मालती और मेघा दोनों खुद जादूगरनियां थीं। वो समझ गईं कि ये सब जादू नहीं बल्कि बस हाथ की सफाई है। मम्मी जी, वहाँ देखिए। मालती और मेघा ने देखा कि एक लड़का लोगों को अपनी बातों में उलझाता है और दूसरा उनकी जेब काटता है। तो ये चक्कर है, चल इन्हें सबक सिखाते हैं। तभी मालती और मेघा आ गए। अब तक आपने बस छोटा मोटा जादू देखा, अब देखिए असली जादू। मैडम, आपके गले की चेन इस लड़के की जेब में होगी। लोगों से डरकर जब उस लड़के ने जेब में हाथ डाला तो वो चेन उसी के जेब में थी। उसे वो चेन लौटानी पड़ी। और सर, आपका वॉलेट इसकी जेब में है। ऐसे कर करके उन दोनों लड़कों को सारी चीजें दर्शकों को लौटानी पड़ी। और फिर जब भीड़ चली गई, देख लूंगा तुम दोनों को। हाँ हाँ, देख लेना। और ऐसे छिछोरे काम करके जादूगरों का नाम मत खराब कर, समझा? वरना अगली बार सीधा जेल में होगा। वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए और फिर मालती और मेघा भी अपने घर चली गईं। वो दोनों लुटेरे जादूगर लड़कों को मालती और मेघा से बदला लेना था। मैं सोच रहा हूँ हमें उन दोनों औरतों के ही जेवर लूट लेने चाहिए। उससे भी अच्छा उसके सारे घर का सामान लूटते हैं। हाँ हाँ, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लुटेरे लड़कों ने ये ठान लिया था कि वो सास बहू से बदला जरूर लेंगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। अगले दिन से
दोनों लड़कों ने मालती और मेघा पर नजर रखना शुरू किया। 2-3 दिनों तक नजर रखने के बाद उन्होंने अपना प्लान बनाया। ये दोनों औरतें रोज शाम को 4 बजे बाजार जाती हैं और 6 बजे लौटती हैं। 2 घंटे काफी हैं इनका घर खाली करने के लिए, तो इन दोनों औरतों को कल ही सबक सिखाएंगे। अगले दिन जैसे ही मालती और मेघा बाजार के लिए निकले तो दोनों लुटेरे घर के अंदर घुस गए। बाहर से तो ये घर बहुत छोटा दिख रहा था, तो ये अंदर से इतना बड़ा कैसे? छोड़, हमें क्या करना है, चुपचाप सामान उठा और निकल यहाँ से। उनमें से एक का ध्यान एलईडी टीवी पर गया। क्या टीवी है? उसने टीवी की वायर बोर्ड से निकाल दी और टीवी उठाने लगा, पर फिर अचानक टीवी ऑन हो गया। ये कैसे हो सकता है? इस टीवी में बैटरी है क्या? पता नहीं। दूसरे लुटेरे का ध्यान अलमारी पर गया। जरूर इसके अंदर सोना होगा, पैसा होगा। चल इसे तोड़ते हैं। तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुला है। क्या बात है? दोनों ने जब वो अलमारी खोली तो अंदर सोने के जेवर और पैसों की गड्डियां रखी थी। वाह वाह वाह, इतना सारा सोना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक लुटेरे ने वहाँ रखी एक चेन अपने गले में डाल ली। देख कैसा लग रहा हूँ मैं। और तुरंत वो चेन सांप में बदल गई। सांप सांप, बचाओ 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 मुझे। सांप को देखकर दोनों यहाँ वहाँ कूदने लगे। सांप से डरकर वो दोनों एक दरवाजे के अंदर चले गए, तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। एक लुटेरा किसी चीज से टकराया। जब दोनों ने देखा तो वो एक विशाल पेड़ था। वो दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। अब ये शेर कहाँ से आ गया? इसे बोलते हैं आसमान से टपके खजूर में अटके। वो दोनों पीछे घूमे तो पीछे भूखा शेर उनका शिकार करने की फिराक में था। भाग! दोनों शेर से जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते वो फिर से किसी जादुई दरवाजे से गुजरे और इस बार वो वापस घर के अंदर पहुंच गए। ये घर नहीं है, वो देख, वो सांप। वो दोनों फिर से सांप से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। उनमें से एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया। यहाँ ऊपर, जल्दी! दोनों ऊपर बैठकर सांप को देख रहे थे। हमें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। तभी मालती और मेघा दोनों जमीन से बाहर आईं और उन्होंने सांप को गायब कर दिया। अपनी जादुई छड़ी से दोनों लुटेरों को जमीन पर पटक दिया। क्यों बच्चू? ये है असली जादू। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई जो हमने सोचा कि हम तुम दोनों से बदला लेंगे। माफ कर दो प्लीज। चल ठीक है, अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही दोनों लुटेरों ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। यू आर अंडर अरेस्ट। लुटेरों ने पीछे मुड़कर मालती और मेघा को देखा। मेरी माँ, इस बार मिले हो, जिंदगी में कभी और मत मिलना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी सास बहू से तो दूर रहना ही सही है। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो मुझे, वरना ये सास बहू हम दोनों को मार देंगी।